गुरु जी थोड़ा सा अगर दांत के रोगों पे भी प्रकाश डाल दो आप, भी कैसे दांतों का, क्योंकि दांतों के रोग बहुत खतरनाक तरीके से उभर रहे हैं आजकल, और हर दूसरा तीसरा व्यक्ति इनसे पीड़ित है। आरसीटी और ये इतना खतरनाक सिस्टम बन गया है। तो थोड़ा सा दांतों की भी देखभाल और उनकी औषधियां और उनका सिस्टम आप बता दो तो बड़ी कृपा होगी। देखो मनोज जी, बेसिक सी तो ये है कि भाई बालों का है, आंखों का चश्मा है, दांत है, इन पे डायरेक्टली एकदम तो काम नहीं हो पाएगा। थोड़ा सप्लाई लाइन वहीं से आ रही है, दीपन पाचन के पास से ही। तो अब अत्यधिक गर्मी बढ़ रही है तो भी दांतों में, बालों में, आंखों में समस्या चली जाएगी। अत्यधिक अम्ल धर्म बढ़ रहा है तो भी समस्या चली जाएगी। तो सीक्वेंस वहीं से ठीक करते हुए यहाँ तक आना पड़ेगा। संजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे इनके जवाब पे? हाँ गुरु जी, पहले तो दीपन पाचन करके उसके धातु में ठीक करेंगे तभी उसका बेनिफिट होगा, नहीं तो रूट कनाल करता रहे वो कोई वहां तक तो पहुंचोगे नहीं। पहले आप दीपन पाचन करो, फिर धातुओं पे काम करो, अस्थि धातु ठीक करो, टकाटक हो जाएगा। बाकी दांतों का जो देखभाल है तो सामान्य है कि साफ सफाई उसकी ठीक से करे, मीठा मीठा रात को ना खाए। मनोज जी, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो। संजय जी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनके पास एक एमबीबीएस लड़की आई जो एमबीबीएस कर रही है। संजय जी बताओ थोड़ी उनकी समस्या शॉर्ट में, और फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताओ। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। उसका बच्ची का नाम है पूजा। 19 सितंबर, एक मिनट से निकाल लेता हूँ। तो इसकी एज है जी 20 साल, वजन 48 किलो है, हाइट 5 फुट 3 इंच है। ये एमबीबीएस कर रही है, सेकेंड ईयर। तो इनको समस्या थी, बालों में डैंड्रफ है, खुजली होती है, रेड पैचेस है शरीर के आगे भी, चेस्ट की तरफ भी और पीछे पीठ पे भी। और क्लिनिकल डिप्रेशन, मतलब बच्चे आजकल के स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन, कुछ उलझुल सोचने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, और गैस रहती थी। तो टिपिकली जो वात की समस्या है ना, तो वैसी थी पूरी इनमें। और फिर रूटीन कोई इसमें था, उठने जागने का, खाने पीने का। फिर इनका रूटीन ऐसा था कि सवेरे 4 बजे उठी और प्यास नहीं है, एक गिलास पानी पी लिया थोड़ा कोसा कोसा। फिर वॉशरूम चली गई, टॉयलेट नहीं आ रही तो भी बैठेगी, 10-15 मिनट लगाएगी, जोर लगाएगी, वैसा था। फिर नाश्ता, अब कैंटीन में रहते हैं बच्चे ऐसे में, मतलब मेस में खाना खाते हैं, मतलब हॉस्टल में रह के। तो 8-9 बजे इनको नाश्ता मिलता है, कभी पोहा कभी वड़ा पाव। चाय वो पीती नहीं थी, पानी वो पीती नहीं थी खाने के साथ में, इतना थोड़ा उनको समझ थी। और बट चूंकि बिल्कुल रूखा सूखा खाना है, ये पोहा है तो कुछ उसमें है नहीं, दम नहीं है। जैसे वड़ा पाव है, वो ब्रेड हो गया पूरा। फिर लंच 12 बजे है, उस टाइम भूख नहीं होती थी, बट फिर भी क्या लंच है, चलो खा लो जी। चपाती भाजी दाल चावल और दही, ये इसका था। फिर डिनर 7 बजे, तब भी भूख नहीं होती थी, तब भी चपाती भाजी दाल चावल और थोड़ा बहुत कभी मीठा खा लिया। और रात को 9-10 बजे इनका सोना था। तो ओवरऑल मतलब ये समझ में आया था कि दिनचर्या भी बिगड़ी हुई है, दीपन पाचन भी बिगड़ा हुआ है। और फिर मैंने बेसिक चिकित्सा से चालू किया कि भाई इसकी दिनचर्या पहले ठीक करनी है, दीपन पाचन ठीक करना है। और ऐसे केस में क्या है ना कि आप अनुलोमन पे इमीडिएटली काम करोगे ना, अगर उसका अनुलोमन सुधर जाता है ना, तो वो काफी रिलीफ महसूस करता है रोगी। एक चीज वो किया। फिर अभी लगभग उसको हो गए 10 दिन हो गए हैं चिकित्सा लेते हुए। तो उसमें चिकित्सा में मैंने दिया था 10 मोलारिस्ट, चित्रकादिवटी, अष्टचूर्ण। 10 मोलारिस्ट वही 15 ml और 30 ml पानी खाने से 1 घंटा पहले, चित्रकादिवटी खाने से आधा घंटा पहले 2 गोली चूसने के लिए, अष्टचूर्ण खाने में मतलब 5 ग्राम खा लो, पहले कोर के साथ में खा लो या सब्जी में मिक्स कर लो। फिर रात को मैंने बोला था कि 2 चम्मच कैस्ट्रोल ले लो और आधा चम्मच हर्ड पाउडर। तो दूध के अगर व्यवस्था हो सके दूध के साथ में ले लो, नहीं तो गर्म पानी के साथ में ले लो। और सुबह उठ के गर्म पानी और हर्ड पाउडर, पानी की जितनी प्यास है, अगर कम प्यास है तो 1 कप पानी लो, ज्यादा मत पियो। तो इतने से मैंने चालू किया था। तो अभी उसको गैस बिल्कुल खत्म हो गई है, दीपन पाचन काफी बेहतर हो गया है। तो अब मैंने इनको परवाल पेस्ट्री चालू किया है, परवाल पेस्ट्री चालू किया और अभ्यरिस्ट चालू किया है। परवाल पेस्ट्री खाने के आधा घंटा बाद 2 गोली चूसने के लिए, और अभ्यरिस्ट जो है खाने के 1 घंटा बाद, वही 15 ml और 30 ml। तो मैं कहा इतना चालू करो तो इससे रस और रक्त धातु सुधर जाएगी। जैसे ही रस और रक्त सुधरेगी ना, तो उनके स्किन पे जो ये डैंड्रफ वगैरह है,
और जो ये लाल दाने वगैरह पड़ रहे हैं तो वो सब खत्म होना चालू हो जाएंगे। तो ये किया जी पूरे केस में। और वो काफी खुश थी मतलब लड़की, तो उसने मतलब दोबारा खुद फोन किया फिर वापस से मेरे को। और इस बार वो घर पे आई थी तो उनकी मदर ने भी मेरे से बात किया कि इतनी उनकी मदर इतना कंसर्न थी जी, पिछले 5-6 साल से बीमार है, सब कुछ करवा के देख लिया, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, कुछ आराम नहीं आया। तो जब वो मेरे से बात कर रही थी तो मदर को भी समझ में आ रहा था कि हाँ बच्ची में बहुत कॉन्फिडेंस है क्योंकि इंप्रूवमेंट हुआ है। तो वो यही बोल रहे थे जी, अगर आप इसकी चिकित्सा कर पाओगे तो आप तो हमारे लिए भगवान हो। मतलब ऐसे, मतलब अक्सर हम ऐसे वर्ड यूज करते करते हैं वैद्यों के लिए, तो अपने को सुन के अच्छा भी लगता है, बट साथ में ये भी होता है कि नहीं चलो गुरुजी के आशीर्वाद से, उनके प्रभाव से हम लोग इस लायक हो गए, मतलब कि किसी का भला कर पा रहे हैं, तो बहुत सुकून मिलता है। ये फीडबैक है जी इस केस पे। बहुत बढ़िया संजय जी, बहुत ही बढ़िया। और गुरु जी ने बताया था, आचार्य जी ने, कि ये नया जन्म होता है जो कि वैद्य बनता है, ये उसका नया जन्म होता है एक प्रकार से। तो ये एक नई जिंदगी की, नए जीवन की शुरुआत है सभी लोगों के लिए जो इस चीज को पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी। और सबसे अच्छी बात है कि हम अपना, अपने परिवार का स्वास्थ्य, फिर समाज का स्वास्थ्य पे कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। अपना सोचते थे ना भी समाज में कहीं से कंट्रीब्यूट करें, तो ये एक अच्छा जरिया है कंट्रीब्यूट करने का। मनोज जी सब मनोज जी सबसे सीरियस होके, संजय जी, कुमार जी सबसे सीरियस होके ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फिर अनुपम जी, ये सबसे सीरियस होके, तो बाकी सभी साथियों को भी इसी तरह से होने की जरूरत है। बिल्कुल सीखने की जरूरत है जी इन लोगों से। सीखने की तो कोई, संजय जी अगर क्लास नहीं लगा रहे, वीडियो सुन ली, फिर भी थोड़ा वो आईक्यू लेवल का भी फर्क हो जाता है कि एक बार सुनते ही समझ आ जाती है। कई साथियों को ये है, ये हो सकता है एक बार थोड़ा सुना है, थोड़े से ही पूरा समझ लिया आगे का भी। कई साथी हो सकता है बार बार सुनने पे भी आधा अधूरा सुनते हैं ध्यान कहीं इधर उधर हो। तो जितने हम धीर गंभीर होंगे उतना ही जल्दी सीख पाएंगे, और उतना ही जल्दी सबका फायदा होगा जी, खुद का भी, परिवार का भी और दूसरों का भी। खासकर इस तरह के जो रोगी हैं, 1-2 रोगी और एक इन्होंने ठीक, एक वो महिला थी जिसको बड़ा कम वज़न था, दूसरा फिर एक जेंट्स था जिसका बहुत ही कम वज़न था। वो जब हम डिस्कस कर रहे थे, जब ये केस ले रहे थे, तो अपने हिसाब से तो वो सिंपल थे, दीपन-पाचन करके और धातु ही बढ़ानी है। और उनके हिसाब से अगर देखा जाए सिस्टम के हिसाब से, तो वो बचने वाले नहीं थे। क्यों संजय जी? हाँ गुरुजी, सालों से चिकित्सा ले रहे हैं, 5-5, 7-7 सालों से आईसीयू में भर्ती होकर आ लिए, हॉस्पिटलों में महीना भर्ती होकर आ लिए, मतलब हैरान परेशान जीवन से जो होते हैं ना, हताश बिल्कुल, ये उस तरह के ही रोगी हैं। मतलब ये बिल्कुल हताश भी, क्या होएगा जीवन में, वैसी हालत। और जब इनके चेहरों पे, इनकी आवाज में जब खनक सुनते हैं ना, तो फिर अपने को बहुत सुकून मिलता है। जब 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की, महीने की चिकित्सा के बाद उनमें शरीर में उस तरह का जो आता है, रौनक आती है। वो उस एक केस का और बता दो संजय जी, जो वो लड़का था, बड़ा ही कम वजन रह गया था, उसका मल निकलता ही नहीं था, उंगली से निकालना पड़ रहा था। हाँ जी हाँ। इनका पेशेंट का नाम आदित्य है, हालांकि नाम डिस्कस नहीं करना चाहिए, मैं छोटा नाम कर रहा हूँ, पूरा नहीं कर रहा। तो ये था जी 28 सितंबर। ये इनकी एज है 38 ईयर, 5 फुट 6 इंच वजन है, 42 किलो वजन इनका फिलहाल है। तो ये पेशे से बैंकर है, मतलब बैंक मैनेजर हैं कर्नाटका में कहीं पे। तो इनके साथ समस्या क्या थी कि उन्होंने जो मेरे को बताया जी, कह रहे कॉन्स्टिपेशन रहती है, खाया पिया नहीं लगता, आईबीएस है, फिर जो बड़ी आंत का जो लास्ट वाला एरिया होता है ना, तो उसमें छाले हैं, तो उन्होंने उसमें करवाया था। और रेक्टम में, रेक्टम जो है उनका खुलता नहीं है, मतलब जो मल द्वार है ना, जो 2.5 इंच का होता है लगभग, तो वो खुलता नहीं है, तो उनको उंगली डाल के मल द्वार खोलना पड़ता है मल त्याग के लिए। इतनी गंभीर परिस्थिति है इनकी। और जब तक मल त्याग नहीं करें तो नाभि के लेफ्ट साइड में उनको हमेशा जलन रहती है, क्योंकि उस एरिया में वो छाले हैं, अल्सर है। तो अगर मल उस एरिया में पड़ा रहेगा तो फिर वो बहुत जलन करता है, और मल निकलने के बाद फिर उनको नॉर्मल हो जाता है। और दिन में एक ही बार सुबह खा रहे थे वो, और पिछले 1 साल में उनका 14 किलो वजन घट गया था। और 8-10 बार दिन में मल त्याग के लिए जाना पड़ेगा। मल तो 1 या 2 बार निकलेगा, बाकी टाइम सिर्फ गैस निकलेगी या आव निकलेगा। और ज्यादा जोर लगाया तो उनको खून निकलता था। तो ये संप्राप्ति थी जी। और दिनचर्या थी उनकी, सुबह 6:30-7 बजे उठना, फिर दिन में जैसे मैंने वापस बताया कि 5-6 बार टॉयलेट कम से कम जाना पड़ रहा,
पिछले बता रहे 5-6 साल से मैं 1 लीटर पानी पी रहा था। अब पिछले 6 महीने से मैंने घटा के 2 गिलास किया उसको। वही जो ज्ञानी महापुरुष मार्केट में घूम रहे हैं, कोई बोलता है 3 लीटर दिन में पानी पीना चाहिए, 4 लीटर पीना चाहिए, तो ये भी उससे प्रभावित थे। तो वो कर रहे थे। फिर नाश्ते में पोहा, पुलाव, इडली, डोसा, इस तरह के, मतलब ये बैचलर है, मतलब अनमैरिड हैं, तो उस तरह की चीजें वो ले रहे थे। और फिर आधे घंटे बाद आधा गिलास पानी पी लेंगे, फिर आधे घंटे बाद वापस 1 से 2 गिलास पानी पी लेंगे। तो पानी का सेवन बहुत ज्यादा था इनके जीवन में। फिर लंच में फल लेंगे सिर्फ, और रात्रि में अक्सर भूख नहीं होती थी तो कुछ खाते नहीं थे। तो और कुछ खाना पच नहीं रहा था, जैसे 1 साल में 10-14 किलो वजन घट लिया था इनका। 1-2 बार वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में भर्ती भी हो गए थे महीना महीना, तो वहां पे बोले आराम मिलता था, पर जैसे हॉस्पिटल से बाहर आए तो हालत वैसे की वैसी। तो वहां पे पंचकर्म कर दिया उन्होंने, बाकी दीपन पाचन करा थोड़ा सा अपनी कोशिश करके, बट जब तक दिनचर्या नहीं सुधरेगी तो कुछ भी कर लो कुछ नहीं होएगा। तो मैंने शुरुआत वहीं से की थी कि एक तो आप पहले मेरा से 1 हफ्ते की सिर्फ औषधि मेरे हिसाब से लो, और जैसे मैं दिनचर्या बोलूं आपको वैसा अक्षर पालन करनी पड़ेगी। उसी शर्त पे हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आप दुनिया भर की कितनी भी मेडिसिन खाओ, दिनचर्या ठीक नहीं होगी तो आप ठीक नहीं होगे। तो चूंकि पढ़े लिखे थे तो काफी इन्होंने डिस्कशन भी किया, अपने विचार भी रखे जी, पानी कोई बोलता 3 लीटर पीना चाहिए, 4 लीटर पीना चाहिए। तो वो सारा फिर मैंने इसको लॉजिकली समझाया, तो लगभग मेरे को 45 मिनट लगे भी। और फिर इनकी चिकित्सा मैंने वही बेसिक चालू किया, दशमोरा रेस्ट एक तो दिया, फिर दूसरा चित्रकादि वटी दिया। मैंने बोला पहले 1 गोली से चालू करना है चित्रकादि, फिर बाद में जब आपको थोड़ा सा शरीर में बल लगे फिर 2 गोली लेना। फिर खाने में अष्टचूर्ण लेना, और खाने के 1 घंटा बाद अभ्य रेस्ट लेना। और अनुलोमन के लिए गंधर्वस्त्र आदि तेल का 1 कैप्सूल रात को लेना। इतना उनको पहले हफ्ते मैंने उनको बोला था। तो इससे क्या हुआ कि जब 1 हफ्ते 10 दिन बाद हमने जो वापस डिस्कशन किया, तो बहुत खुश थे वो कि उनका दीपन पाचन बहुत अच्छा हो गया था। अनुलोमन की समस्या अभी भी बनी हुई थी इनकी वो, और चूंकि वो मल द्वार में मतलब एकदम से तो पावर आएगी नहीं, जो आंतें एकदम कमजोर हो गए, खुल ही नहीं रही हैं, तो कैसे खुलेंगी, मतलब इमीडिएटली तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो वो था कि भाई हाँ, अब उनका थोड़ा सा अनुलोमन पे अब काम करना चालू करना था मेरे को, तो उस पे काम कर रहे हैं अभी। तो मुझे लगता है कि अगले 2 महीने में काफी अच्छे रिजल्ट इसमें हो जाएंगे। द मोमेंट इनका थोड़ा सा वेट बढ़ना चालू हो जाएगा, और ये जो बड़ी आंत में जो इनके जो अल्सर है वो दर्द कम हो जाएगा, तो इसका मतलब वो रिपेयर होनी चालू हो गई है। तो ये दूसरा केस था जी। किसी साथी कोई क्वेश्चन हो तो इसमें, ये कोई सुझाव? बहुत बढ़िया। और मैंने ये केस ग्रुप में डिस्कशन किया था, मैं तो ईमानदारी से बोलूं, मैं पहले डरा हुआ था, मैं कि भाई इस केस को लेना भी है कि नहीं लेना है, क्योंकि जो अच्छे साउथ के, हाँ साउथ के हॉस्पिटलों में भर्ती हो गया लिए, तो वहां से भी ठीक नहीं हुआ था। तो बस वो है कि भगवान का नाम लेके अच्छी नीयत से आप एक बार चालू जरूर कर देते हैं, और फिर रिजल्ट मिलते हैं मतलब। और फिर गुरुजी से भी जरूर मैं डिस्कस करता हूँ इस तरह के केसेस को, कि गुरुजी इसमें कैसा कैसा करना है, जो मैंने किया वो ठीक है कि नहीं है, कुछ चेंज करना है। तो उनके हिसाब से अगर कुछ चेंज करना था तो मैं वो भी करता हूँ। वात प्रकृति का थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, और यही थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है, बाकी तो चिकित्सा बहुत बढ़िया हो जाती है। मुझे एक्चुअली वात का सबसे आसान लगता है, ईमानदारी से अगर मैं आपको बोलूं, सबसे आसान मेरे को ये चिकित्सा लगती है वात की। दादा चिकित्सा है। लगता है इसमें हाँ गुरुजी। संजय जी, आसान है लेकिन समय लगता है इसमें। हाँ हाँ, समय तो लगेगा गुरुजी। अभी क्या है, नहीं है, लोग संयम नहीं है लोगों के अंदर। बस वही है, जो मैं पहले जो डिस्कशन करता हूँ ना, मेरा आधा घंटा से 45 मिनट, आधा कम से कम घंटा लगता है मेरा, और 45 मिनट तक लगता है। तो मैं एक्चुअली पहला उसको यही समझाता हूँ कि दिनचर्या क्या होती है, खाना शरीर में जाता है, तो जो अपने शुरू की क्लासेस में समझाया था भैया, तो खाना पचेगा या सड़ेगा, और सड़ता क्यों है और पचता क्यों है। तो जब वो उसको साइंस समझ में आती है ना आयुर्वेद वाली, तब वो फिर फॉलो करता है। अगर मैं सीधा उसको चिपका दूंगा कि नहीं भाई तो 10 मोलर रेस्ट ले, खाना ऐसे खा वैसे खा, तो उसको हुक्म आजकल कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। लॉजिकली समझाओगे, उसके पल्ले पड़ेगा तो वो आपकी बात फॉलो करेगा, नहीं पल्ले पड़ेगी तो वो कुछ भी कर लो, नहीं तो फॉलो करेगा वो। इसमें एक बात भी ऐसी हो जाती है कि बीच में कुछ एक ऐसी संप्राप्ति बन जाती है वात वालों की कि थोड़ा सा भयावह हो जाता है, मतलब डराने वाली संप्राप्ति कुछ एक हो जाती है इनमें। इसी वजह से थोड़ी वात प्रकृति का वो लगता है। लेकिन
जो दीपन पाचन अनुलोम, इसमें ज्यादातर रात के समय दूध में घी मिला के दे दिया तो अनुलोमन वगैरह इनका बढ़िया हो जाता है जी। हाँ हाँ, वही कुमार जी, बस आपने दीपन पाचन अनुलोमन कर दिया ना तो आपका भक्त वैसे ही बन जाएगा, वो आपकी हर चीज पर फॉलो करेगा वो। बट उतना तक पहुंचाने के लिए भी आपको उसको ठीक से गाइड करना पड़ेगा, नहीं तो वो बात आपकी मानने वाला नहीं है। सब क्योंकि पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं आजकल, तो वो तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते, उनको तो लगता है हम तो मूर्ख हैं। बट द मोमेंट आप उनको समझाते हो, एक्सप्लेन करते हो, तो फिर पल्ले पड़ता है। लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले वो लोग बोलना ही शुरू कर देते कि इतने इतने बड़े बड़े अस्पताल किस लिए बने हुए हैं। हाँ, तो उनको अपने वही समझाना है ना कि भाई उनकी भावना और